जेकेज उधमपुर इमर्जेस ऑन वर्ल्ड सिस्मोलॉजिकल मैप जितेंद्र सिंह। यानी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक भूकंप वेधशाला की स्थापना की गई है। इससे यह क्षेत्र जो है विश्व के सिस्मोलॉजिकल यानी भूकंप का अध्ययन करने वाले केंद्र के मैप पे यह उभर करके आ गया है। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है। अभी ऐसे भी देखिए भूकंप को लेकर के हम लोग चर्चा अगर करें तो कल अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। उसका केंद्र खोस्त शहर जो है अफगानिस्तान है उसके आसपास था, मात्र जो है धरातल से 50-55 किलोमीटर ही नीचे था और इसी वजह से इतनी तीव्रता रही। और अभी तक जो समाचार पत्रों में छपा है उसके हिसाब से 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और वहां के जो शासक हैं तालिबान के, उनके जो अखुंदजादा जो हैं, उन्होंने पूरे वैश्विक समुदाय से अपील की है कि मानवीय सहायता के आधार पर अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करे। तो आइए देखते हैं क्या है, चर्चा में क्यों है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, भूकंप विज्ञान वेधशाला की स्थापना की गई है कहां? तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ये देखिए यहां पे पाइएगा आप। ठीक है, ये है, ये मैप पे देख लीजिए उधमपुर यहां पर है, यहां भी आप देख सकते हैं। और ये जो मैप आप लोगों को अभी दिख रहा होगा इस साइड में, ठीक है, यहां देखिए आप इसको अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये अगर आप देखिए तो ये भारत में जो भूकंप के जोन हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से बताया गया है। ठीक है, सबसे खतरनाक जो जोन होता है वो जोन 5 होता है। जो आप देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हिमालयन स्टेट हैं इन सब जगहों पे यह सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र, सर्वाधिक भूकंप के जोन होते हैं इनको। यह जो जोन 5 है यह मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे लिस्ट में आ जाता है ये सब व्हाइट कलर का जो है ना। तो चूंकि ये पठारी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र में भूकंप बहुत कम आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ता हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्र में देख लीजिए यह जो है जोन 2 में आता है, यहाँ भी भूकंप की बहुत संभावना होती है। और अभी एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 2050 तक दिल्ली, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, पटना, चेन्नई, कोलकाता, यह सब जो है यहाँ पर भूकंप के आने की संभावना बहुत ज्यादा है 2050 तक। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या है मुख्य बिंदु? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी, सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी जो है, हाँ, सिस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप का जो अध्ययन करता है उसको सिस्मोलॉजी करते हैं। भूकंप का मापन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो स्थापना की गई यह भूकंप विज्ञान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। कहां स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। क्यों किया गया है? क्योंकि अभी हमने देखा कि जोन 5 में पड़ता है वह एरिया। वहां पे क्या है कि चूंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टक्कर मार रही है, इस वजह से वहां पर क्या होता है, हमेशा टकराहट होने की वजह से हमेशा एनर्जी रिड्यूस होते रहता है, जिस वजह से वहां पे भूकंप की बहुत ज्यादा संभावना होती है। एक फॉल्ट लाइन बन जाता है, जब दो प्लेटें टकराती है तो वहां पर एक फॉल्ट लाइन बन जाता है। इस वजह से उधमपुर जो है यह फॉल्ट लाइन के पास है, इसलिए यहाँ पे वेधशाला खोला गया है ताकि रियल टाइम डेटा हम कलेक्ट कर पाए। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, उधमपुर आज भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे नवीनतम उन्नत भूकंपीय वेधशाला के साथ विश्व के भूकंपीय मानचित्र पर उभरा है। ठीक है, अब जानते हैं इस भूकंप विज्ञान वेधशाला के विषय में क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा पिछले 8 वर्षों में देश भर में 70 से अधिक ऐसी ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। ठीक है, जबकि इससे पहले के 6 दशकों में केवल 80 ही स्थापित की गई थी। यानी सोच लिए पिछले 60 साल में मात्र 80 ऑब्जर्वेटरी भूकंप से रिलेटेड एस्टेब्लिश किए गए थे, जबकि लास्ट 8 ईयर में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 70 से अधिक ऐसे ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश किए गए हैं। इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में भूकंप से जुड़े रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और डेटा कलेक्शन में सुधार करना है।
ठीक है। यानी कि ये जो है रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग जो होता है, टाइम डेटा मॉनिटरिंग की किस समय भूकंप आया, क्या स्थिति थी वो, और इसके बाद भूकंप से रिलेटेड जो डेटास हैं, क्या हुआ, उसका क्या मैग्नीट्यूड था, क्या उसका वो उसमें जो PSL वेव्स होती हैं वो वेव्स की क्या स्थिति थी। तो यह सारी चीजों का डेटा कलेक्ट करके क्या उससे जान माल का नुकसान हुआ, यह संग्रह करने में सुधार करेगा। क्यों? क्योंकि चूंकि हम और आप जानते हैं भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है, तो यह नेचुरल डिजास्टर है तो अपने यह संभलने का मौका नहीं देता। भूकंप की एक खासियत यह होती है कि आपको एहसास नहीं होगा और भूकंप आएगा और अचानक से पूरा जलजला, जिसको कहते हैं उर्दू के वर्ड में, हिला करके चला जाता है। होता क्यों है? अगर भूकंप के विषय में आप लोग जानते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि धरातल के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के रेडियोएक्टिव तत्व पाए जाते हैं, गैसें पाई जाती हैं, और वह गैस क्या होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उस टकराहट के पश्चात एक ऊर्जा मुक्त होती है, और वह नीचे से जो ऊर्जा मुक्त होती है, वह ऊर्जा मुक्त होने के लिए जो कमजोर सतह है उसको जैसे ही टक्कर मारती है, और उस टक्कर मारने के पश्चात पूरे पृथ्वी पे कंपन होता है, और उसी कंपन को हम भूकंप के रूप में जानते हैं। और इसी प्रकार से अगर भूकंप, ये तो भूकंप हो गया कि भाई ऊर्जा मुक्त हुई, धरातलीय सतह से टकराया, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम मूल कहते हैं, भूकंप मूल फोकस कहा जाता है, और जहां सबसे पहले इसका जो टकराहट टकराती है, इसकी तरंग, उसको एपिसेंटर अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भूकंप जो है यह जब आती है तो धरातल में अचानक से कंपन होता है और मनुष्य को या किसी को भी संभलने का मौका नहीं देता है। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती है, प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और लव वेव्स कहते हैं या लॉन्ग वर्स वेव कहते हैं। प्राइमरी जो तरंग होती है, प्राथमिक तरंगे, इसकी गति जो होती है 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और यह सबसे पहले हिट करती है, जो अधिकेंद्र होता है वहां सबसे पहले पहुंचती है। भूकंप की उत्पत्ति से सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है उसे हम प्राइमरी तरंग कहते हैं, और यह तरंग तीनों मोड में चलती है, लिक्विड में भी, गैस में भी और सॉलिड में भी, यह तीनों में ट्रेवल कर सकती है। इसकी गति सबसे ज्यादा होती है लेकिन इसकी तीव्रता कम होती है, याद रखिएगा। इसकी स्पीड ज्यादा होती है पर इंटेंसिटी कम होती है, तो यह बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद जो आती है वह एल वेव्स है, जिसे हम लॉन्ग वर्स वेव, एस वेव, सेकेंडरी वेव कहते हैं, द्वितीय तरंग कहा जाता है, गौण तरंग कहा जाता है। यह ऐसी तरंग होती है जो प्राइमरी वेव्स के बाद आकर के हिट करती है एपिसेंटर को, और यह इसकी गति जो होती है 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी प्राइमरी वेव से बहुत कम गति होती है, और यह सिर्फ ठोस माध्यम से ही चल सकती है, द्रव में नहीं चलती है। तो यह आती है, यह धीरे से मारती है, हिट करती है। जो सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंग होती है उसे लव वेव्स कहते हैं या लॉन्ग वर्स वेव्स कहते हैं। यह जिगजैग वाली स्थिति में, लॉन्ग वर्स वेव जिगजैग वाली स्थिति में चलती है, और इससे क्या होता है कि यह धीरे धीरे, जैसे ये एक वेव टक्कर मारा, फिर इसी में दूसरा आके टक्कर मारा, फिर इसी में तीसरा आके टक्कर मारा, फिर इसी में चौथा आकर के टक्कर मारा, तो इस प्रकार से यह जो है धीरे धीरे टक्कर मारती है। और सबसे खतरनाक यही तीसरे प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं जो सबसे ज्यादा जान माल की क्षति करती हैं। इसकी गति 1.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन यह हमेशा झटके पे झटके मारती है। आप लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा अपने आसपास, अपने अनुभव में, कि जब भूकंप आता है तो पहला जो झटका लगता है वो तेज रखता है, लेकिन उसके बाद तुरंत कहा जाता है कि जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस हो तो छत, अगर आप बड़ी बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो उतर करके रोड पे चलाएं। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी भूकंप के झटके आएंगे, सेकंड वेव्स आएगा, टर्शियरी वेव्स आएगा, और हम क्या करते हैं कि अरे यार आ गया भूकंप, अगर हम थोड़ी से लापरवाह होते हैं तो जो टर्शियरी वेव्स है, जिसको एल वेव्स कहते हैं, यह जब आता है तो नुकसान कर जाता है। तो यह पूरा भूकंप का इतिहास है, ठीक है। तो यह जो प्रयोगशाला है यह क्या करेगा, तो अगले 5 वर्षों में भूकंप से जुड़े रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और डेटा संग्रह में सुधार करेगा, ठीक है। इसके माध्यम से भूकंपीय गतिविधियों की व्यापक समझ विकसित होगी और आने वाले भूकंपों का पहले से अनुमान लगाया जा सकेगा। यानी कि यह जो डेटा कलेक्ट करेगा उसका जब एनालाइज किया जाएगा तो पता चलेगा कि यार इस जोन में यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे प्लेटें टकरा रही हैं। तो देखिए भूकंप का और रीजन क्या हो सकता है, तो एक तो प्लेट टेक्टोनिक हो गया, दूसरा क्या हो सकता है जो हम परीक्षण करते हैं, नाभिकीय परीक्षण करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, और वह चूंकि नाभिकीय परीक्षण धरातल के अंदर किया जाता है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो वह भी भूकंप का एक कारण बनता है। तीसरा भूकंप का कारण जो कोयना महाराष्ट्र में आया था, तो वह क्या था, तो डैम बनाया गया था कोयना बांध, उसमें इतनी ज्यादा मात्रा में जल
संग्रह करके रख लिया गया था कि उसका जो दबाव धरातल पर पड़ा तो उससे आसपास के क्षेत्रों में कंपन हुई और 1967 के आसपास कोयना में भूकंप आया था। ठीक है, तो यह भी एक कारण है। यह आप कह सकते हैं कि नाभिकीय और बांध वगैरह बनाना यह मानव जनित भूकंप के कारण है, जबकि जो प्लेट टेक्टोनिक वगैरह के चलते जो धरातल से ऊर्जा मुक्त होती है वह नेचुरल कारण है, और इन्हीं कारणों की वजह से भूकंप आता है, जान माल की क्षति होती है और यहाँ पर फिर आपदा प्रबंधन की भूमिका सक्रिय हो जाती है। तो इस प्रकार के वेधशालाएं क्या करेंगे, भूकंप के पूर्वानुमान में सहायता करेंगे, और अगर पूर्वानुमान आपका सटीक बैठेगा तो आप आपदा पुनर्वास और राहत कार्यों में अपने आप को ज्यादा सक्षम पाएंगे। ठीक है, यह वेधशाला पृथ्वी के ऊपरी परत अर्थात क्रस्ट की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगी और दुनिया भर के विभिन्न भूकंपीय स्टेशनों को डेटा प्रदान करेगी। यानी क्रस्ट, अगर आप लोग जाइएगा थोड़ी देर के लिए, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं कि अगर हम बात करें तो ये अगर आप देखिएगा तो यह होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि यह जो एरिया है इसे ही क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, यह धरातल का ऊपरी भाग होता है और यह 30 किलोमीटर इसका चौड़ाई होती है। ठीक है, तो यह जो भाग है इसी को कहा जाता है क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद आइएगा तो यह मेंटल आता है और यहाँ पे कोर आ जाता है। ठीक है, तो यह 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पृथ्वी को, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिर मेंटल के भी 2 पार्ट हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर कोर के भी 2 पार्ट हैं, आउटर कोर, इनर कोर। और इन सब के बीच में ट्रांजिशन जोन है जिनको अलग अलग ज्योग्राफर ने, कहीं पे आपको रेपेटी डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, कहीं पे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, कहीं पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो यह सब ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको वहां पता चलेगी। फिलहाल यहाँ पे क्रस्ट जो है वह यही होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो आप क्या पाएंगे कि यह जो वेधशाला है यह क्या कर रहा है, तो इस वेधशाला के विषय में कहा गया है कि यह वेधशाला पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात क्रस्ट की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगी। क्रस्ट में किस प्रकार की हलचल हो रही है, क्या प्लेटें टकरा रही हैं, नहीं टकरा रही हैं, प्लेटें टकरा रही हैं तो कहां पे भूकंप आ सकता है, कहां पे नहीं आ सकता है, तो वह डेटा कलेक्ट करेगी। और देश दुनिया में जितने भी स्टेशन है भूकंप से रिलेटेड जो मॉनिटरिंग करते हैं उनसे यह डेटा एक्सचेंज करेगी। ठीक है, तो यह सारी चीजें अगर हम लेके चले, इस वेधशाला को उधमपुर में इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जम्मू कश्मीर विशेषकर दक्षिण और उत्तरी कश्मीर भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में आता है क्योंकि यह फॉल्ट लाइन पे पड़ता है। ठीक है, उधमपुर जिला 2 भूकंपीय भ्रंश रेखाओं के बीच में स्थित है, यानी यहां पर से भूकंप के जोन 5 का गुजरता है और एक और फॉल्ट लाइन जाता है जो पाकिस्तान के हिंदू कुछ से होते हुए अफगानिस्तान तक चला जाता है, दूसरा फॉल्ट लाइन जो है चाइना उइना की तरफ चला जाता है। तो यह जो है उससे स्थित है, इसलिए भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर सकता है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में तीसरा स्थान है जहां अब इस तरह के भूकंपीय अवलोकन दर्ज किए जाएंगे, यानी इसके पहले भी जम्मू कश्मीर में 2 ऐसे रखे गए हैं। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। हमारा एमसीक्यू क्या है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला की स्थापना की गई है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है यह वेधशाला पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात क्रस्ट की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगी और दुनिया भर के भूकंपीय स्टेशनों को यह डेटा प्रदान करेगी। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग।